तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जहां पर पार्लियामेंट सेशन में ना हो और जरूरत हो किसी लॉ की, तो उस समय लॉ बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? एग्जीक्यूटिव टीम के पास आ जाता है। यानी कि जनरली लॉ बनाने का अधिकार किसके पास था? लेजिस्लेटिव टीम के पास। बट कुछ सर्टेन केसेस में एग्जीक्यूटिव अपना काम कर जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाती है टू मेक लॉ। और एग्जीक्यूटिव के पास लॉ बनाने के साथ साथ डायरेक्शंस देने की पावर है, नोटिफिकेशन निकालने की पावर है और सर्कुलर देने की पावर है। क्योंकि बार बार डायरेक्शंस देनी हो, कहीं पर आपको एडवाइस चाहिए हो, डायरेक्शंस चाहिए हो, वो नोटिफिकेशंस निकालना हो, कोई सर्कुलर निकालना, तो बार बार पार्लियामेंट नहीं बैठेगा उस मैटर पे, तो पार्लियामेंट वो चीजें डेलीगेट कर देता है। तो लॉ बनाने की कुछ ना कुछ पावर, छोटी छोटी पावर्स डेलीगेट हो जाती है टू द एग्जीक्यूटिव टीम। तो यहां से भी पता चलता है कि हमारे पास पूरा सेपरेट प्रोसीजर नहीं है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन फुलफिल नहीं होता है यहाँ पर, तो वो रिजिडली हम फॉलो कर ही नहीं सकते, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। कहता ठीक है जी, और हो गया। उसके बाद कहते उसके बाद अगला सोर्स ऑफ लॉ है हमारे पास जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन कौन से डिसीजन बताए थे? ऐसे डिसीजन जो कोर्ट द्वारा लिए जाते कोर्ट हैं। द्वारा दिए गए तो हैं। जुडिशरी क्या होता है? वो फाइनल आर्बिटर है, यानी कि फाइनल बंदा है जो किसी भी केस की जजमेंट करता है। पहले लेजिस्लेटिव के पास गया, फिर मिनिस्ट्री उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है, मिनिस्ट्री ने पेनल्टी लगा दी, मिनिस्ट्री की पेनल्टी से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो जाकर केस होता है, और केस जो भी डिसीजन आता है वो हमारा फाइनल रहता है। तो फाइनल आर्बिट्रेशन है इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन द सिटीजन्स। अब यहाँ पर क्या हुआ? गवर्नमेंट और सिटीजन आपस में क्या करती है? भिड़ती है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, तभी तो कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो जैसे ही ये दोनों कोर्ट के पास जाती हैं तो इनके बीच में कोई लॉ क्रिएट होता है, यानी कि कोई डिसीजन आता है। सो इन इंडिया वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इट। यानी कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है और उसके लॉ को पढ़ता कौन है? हमारे कोर्ट्स पढ़ते हैं, यानी कि हमारी जुडिशरी सिस्टम पढ़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रिटेट करता है लॉ को। तभी तो जब भी किसी लॉ की फंडामेलिटी के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर केस होता है तो वो केस सीधा किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों जाता है? क्योंकि सुप्रीम के पास अथॉरिटी है टू इंटरप्रिटेट, यानी कि लॉ को समझने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो द कोर्ट through their various decision on exercise of power by administration, the liability of government in case of breach of contract or tortious act of the government servant lays down administrative law which guide their future conduct. तो जब भी कोई लॉ केस होता है जनरली एडमिनिस्ट्रेशन टीम के खिलाफ होता है, तो जो भी जुडिशियल डिसीजन आते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि आगे किस तरीके से काम करना है। आपको याद हो तो जो टोर्टियस लॉ था या टोर्टियस एक्ट था, टोर्ट भी कोई एक्ट नहीं था प्रॉपर, वो भी रेजिड्यू लॉ था, अगर आपको याद हो तो। यस मैम, बचा कुचा लो था। बचा कुचा लो था, रेजिड्यू लो था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो कहते हैं कि जितने भी तरह तरह के डिसीजन आते हैं उससे फिर कोई ना कोई लॉ क्रिएट होता है जो अगेन फिर हम लोगों के मेंटेनेंस में काम आता है। तो यानी कि जुडिशियल डिसीजन भी अपनी अहम भूमिका निभाता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, यानी कि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बन जाता है। तो देखो, कोर्ट कभी भी किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करता है या फिर लॉ गलत होता है तो वहां पे अपना डिसीजन सुना देता है। तो जब ये अपना डिसीजन सुनाता है जनरली सुप्रीम कोर्ट, तो ये डिसीजन क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। यानी कि लेजिस्लेटिव का काम एग्जीक्यूटिव ने भी कर लिया और कहीं ना कहीं जुडिशरी ने भी कर लिया। दोनों ने ही अपना लेजिस्लेटिव के काम को थोड़ा थोड़ा निभा लिया। और लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की पावर वैसे किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव की बात मान के अगर कोई लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो एग्जीक्यूटिव के पास क्या राइट है? वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई कई बार जस्टिस के पास जाती है ताकि वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाए और सामने वाले को पनिशमेंट दे। क्योंकि मेजरली जो पनिशमेंट है उस देने का अधिकार किसके पास है हमारे देश में? कोर्ट के पास है। एग्जीक्यूटिव कितनी पनिशमेंट दे सकती है? सिर्फ उतनी जितनी डिफाइंड इन द लॉ है, यानी कि जितनी लेजिस्लेशन ने डिफाइन की है। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गए हमारे ऊपर से रूल्स, जो हमने रूल्स पढ़े थे। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये सारे रूल्स हैं, सबके पास पावर है। लेजिस्लेटिव के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है और जुडिशरी के पास अपनी पावर है।
और लेकिन वो पावर इस्तेमाल कैसे करेंगे? अपनी मर्जी से, क्योंकि पावर यूज करने के लिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, जो हमें जेन्युइन लगता है हम वो वाली पावर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? डिस्क्रिएशन। याद है डिस्क्रिएशन? एक बार पहले भी आया था जीगल में ये वर्ड, डिस्क्रिशनरी पावर्स, हिडन पावर्स। ऐच्छिक पावर्स। हिडन तो हम रखते हैं उसको, मतलब डिस्क्रिएशन होती है अपनी विल, अपनी इच्छा। यानी कि हमारे पास जो पावर होती है जनरली वो हमारी विल पे अगर डिपेंड हो तो वो खतरनाक हो सकती है। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा उस पावर को इस्तेमाल करूंगा अगर मेरे पास गाइडेंस ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास बड़े सारे अल्टरनेटिव होते हैं और वो फ्री होती है, वो अपने दिमाग से कुछ भी चूज कर लेती है। जब भी लॉ बनता है तो पहले कोई ड्राफ्ट तो होता नहीं है, वो बैठती है बनाती है उसको, तो वो फ्री होते हैं, यानी कि उनके पास उनकी डिस्क्रिएशन होती है। तो डिस्क्रिएशन का हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। दोनों ही तरह के यूज हो सकते हैं इसके। गलत इस्तेमाल करने के चांस ज्यादा होते हैं जब हम फ्री होते हैं, तो इसलिए इनकी डिस्क्रिएशन को कैसा रखना चाहिए? क्या इनकी डिस्क्रिएशन पे कोई लिमिट लगानी चाहिए या फुल्ली डिस्क्रिएशन देना यस चाहिए? मैम, लिमिट लगानी चाहिए। लिमिट लगानी चाहिए। तो यानी कि फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो होती है, पता है हमें कि उसके पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं और उनमें से वो कुछ भी चूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रीजन एंड जस्टिस। लेकिन उसको क्या ध्यान रखना है? रीजन एंड जस्टिस, क्योंकि तभी उससे हर जगह से कारण मांगे जाते हैं। टू बी ए रीजन फॉर अ रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आपको हर चीज का रीजन देना पड़ेगा, आंसरेबिलिटी देनी पड़ेगी। दूसरा, वो जस्टिस होना चाहिए, यानी कि जो भी आप काम करो वो समाज के साथ एक मतलब न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से अपनी पर्सनल इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो भी काम करोगे वो आपके पर्सनल व्यूज नहीं होनी चाहिए, पर्सनल इच्छाएं आप उसमें ना शामिल करो, वीन्स आप क्या सिर्फ होता है समाज मैम? की इच्छाएं। ओके मैम। ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिएशन शुड नॉट बी आर्बिट्री, ये आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसे फ्री यूज नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए और फैंसी नहीं होनी चाहिए। वेग मतलब बिना सर पैर का, और फैंसीफुल मतलब आपको जरूरत नहीं थी उस पावर को इस्तेमाल करके बट फिर भी आपने किया। कैसी होनी चाहिए? बट लीगल एंड द रेगुलर। ये वाला रेगुलर। क्वेश्चन एज इट इज बन सकता है, कई बार ऐसा सामने से नहीं पूछता डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिएशन, वो पूछता है डिस्क्रिएशन शुड नॉट बी आर्बिट्री, वेग, फैंसीफुल, ये तीनों वर्ड्स भी दे सकता है, इन तीनों में से कोई एक भी दे सकता है, बट लीगल एंड रेगुलर कमेंट। तो आपको ये पैराग्राफ समझाना पड़ेगा डिस्क्रिएशन का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास फ्रीडम होती है कि वो कोई भी अल्टरनेटिव चूज कर सकता है, तो उसे वो अल्टरनेटिव चूज विद रीजन करना चाहिए, विद जस्टिस करना चाहिए, ना कि अपनी पर्सनल इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। तो ये पूरा आपको बताना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन सिंपली बनता है तो। ठीक है जी। अब ये कंट्रोल लगा कैसे, कैसे लगाया जाए ये कंट्रोल, क्या करें हम इस चीज के लिए? होना चाहिए कंट्रोल, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि उसका मिसयूज होगा, पर लगाएं कैसे? कैसी कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, किसके ऊपर किसका पहरा बिठाएं? तो हमारा जो पहरा होता है वो होता है हमारे जुडिशियल का, जस्टिस। अगर लेजिस्लेटिव से गलती होगी तो भी जस्टिस टीम वहां पर आएगी, एग्जीक्यूटिव से कोई गलती होगी तो भी जस्टिस टीम वहां पर आएगी। और क्या है हमारे पास? और है हमारे पास अपने पूरे के पूरे जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जुडिशियल से कोई गलती होती है तो भी उसके ऊपर केसेस होंगे, उसके लिए हमारे पास वहां पर प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं इंक्वायरी बिठाने के लिए, या अदर ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास जब भी गलती होगी तो हमारे पास एक चीज है, हमारे पास जस्टिस है, जुडिशियल कंट्रोल है, किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर। हमने पढ़ा था कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई गलती हो जाए तो क्या उसके ऊपर केस हो सकता है? कोर्ट में पढ़ा था, क्या उसके ऊपर केस हो सकता है? हो सकता है। यस मैम। ऐसी पनिशमेंट लगानी जरूरी है क्या? ऐसा चेक होना चाहिए किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर? यस मैम। होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल हो। जुडिशियल कंट्रोल मतलब किसी ना किसी की निगरानी के अंदर वो लोग हो, अदरवाइज बिना निगरानी के वो लोग क्या बनेगा? बेकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन्स हैव वाइड पावर्स। कैसी पावर्स होती है? उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। एंड देयर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिएशन कैन बी विटिएटेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जो वो डिस्क्रिएशन अपनी मर्जी से पावर यूज करते हैं उसको यूज करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं।
विटिएटेड मतलब मीन्स लगा लो या यूज करने के रीजन लगा लो, तो उसके बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी पावर यूज तो कर सकती है, लेकिन जब भी अपनी पावर यूज करती है तो सामने वाले को उसको एक मौका देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि पावर टू अप्लाई टू द कोर्ट, मनमानी नहीं कर सकती। इसी वजह से उसको डर लगा रहेगा कि अगर कोर्ट में चला गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, तो वो काम भी कैसे करेगी, वैसे ही काम करेगी जो कि जेन्युइन। For India, it is a special significance because of the proclaimed objective of Indian polity to build a socialistic pattern. हम कैसा पैटर्न बनाना चाहते हैं, हमारे इंडिया में फॉलो करते हैं हम सोशलिस्टिक पैटर्न, यानी कि जो सोसाइटी के लिए काम करे। तो इससे क्या होगा, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं। आप देखो बड़े सारे तरीके के कोर्ट तो आप ही पढ़ चुके हो, और बहुत सारे कोर्ट्स आपने नहीं भी पढ़े। जैसे बच्चों के लिए अलग कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस। बड़ों के लिए अपने नॉर्मल है ही सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, और ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे पास तरह तरह के। उसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं हमारे पास। और क्या है हमारे पास, अलग अलग अथॉरिटी में अलग अलग अथॉरिटी है। सेबी के पास सेट है, रेरा के पास रेरा अथॉरिटी है, टेलीकॉम के पास ट्राई है ना, ऐसे ऐसे अलग अथॉरिटीज। तो इस तरह से जस्टिस देने की वजह से हम लोगों ने वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ बनाए हैं जिसको हम फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि कंट्रोल किया कैसे जाए, हमें तो ये बता दो। तो बोलता है कि इन इंडिया मोड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड इनटू 3 हेड्स। तो जो 3 हमारे सोर्सेज थे उनमें से 3 के अंदर ही लिखी हुई है पावर, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। ठीक है जी। एक तो क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेक करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि किसके ऊपर आपको कब एक्शन लेना है और कब आपको एक्शन नहीं लेना, तो वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल। दूसरा हो सकता है बाय लॉ, यानी कि स्टेच्यू में लिखा हुआ है, ये हुआ बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, ये काम तो आपको करना ही चाहिए, इसके अगेंस्ट तो आप वैसे भी नहीं जा सकते। दूसरा है बाय स्टेच्यू, हर बार लॉ में लिखा होता है, आप यहाँ केस कर सकते हो, आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो। दूसरा होता है इक्विटेबल, इसको बोलते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, यानी कि जेन्युइन है, ये तो ग्राउंड आपके पास होनी ही चाहिए। ये 3 ग्राउंड्स हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय स्टैच्यू और बाय इक्विटेबल ग्राउंड्स। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पहला भी है और ये काफी बड़ा भी है, क्योंकि सारी पावर्स कहाँ दी गई हैं, जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये हमारे देश का कैसा लॉ है, सुप्रीम, और बाकी जो 3 ऑर्गन्स है वो कहाँ से आए, कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए। तो तीनों की मेंटेनेंस भी कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। So Indian Constitution expressly provides for judicial review, वो क्या कहता है, इनके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक पावर है जिसके अंदर हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस चेक करेंगे कि उसने कोई काम सही किया है या कोई काम गलत किया है। तभी तो यहाँ पर जब भी कोई काम होता है, सरकार के केस खिलाफ भी अगर केस फाइल करना हो तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं। कोर्ट साफ साफ बोलता है कि हमारे ऊपर ना तो पॉलिटिक्स का इफेक्ट होगा, ना ही हमारे ऊपर सोशल प्रेशर होगा। आपने अगर किसी मूवीज में डायलॉग सुने होंगे तो ऐसा वो जनरली बोलता है, ना तो हम पॉलिटिकल प्रेशर से अफेक्ट होंगे, ना हम सोसाइटी के प्रेशर से अफेक्ट होंगे। यानी कि जो हमारा फंक्शन है हम रिजिडली उसको करेंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव के खिलाफ हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, और एनी अदर पर्सन। तो उन सबके ऊपर कोर्ट एक नजर बना के रखता है। कोर्ट किसी भी कमेटी के अंदर किसी का भी पर्दाफाश कर सकता है। तो जो केस कोर्ट के पास चला जाता है उसके अंदर फिर कोई भी नहीं रहता ये मिनिस्ट्री का बंदा है या ये किसका बंदा है। Consequently, an act passed by the legislature is required to be in conformity with the requirements of the constitution. ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे देश में लॉ पास होता है वो किसके अकॉर्डिंग पास होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जुडिशरी कौन है, वो डिसाइड करती है कि कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। आप दोनों बोल लो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ साथ साथ थोड़ा इंटरेक्टिव रहो ताकि क्लास में पता चले तुम दो भी हो। चलो अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ तो, यानी कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फुलफिल नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा दिया, तो उसको बोल देंगे हम कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जैसे ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया उस लॉ को मान्यता नहीं मिलेगी और वो लॉ क्या हो जाएगा, आपका
वो लॉ हो जाएगा Void. आपका डायरेक्टली, वो सीधा सीधा Void. क्या हो जाएगा, वॉइड। और वॉइड लॉ को हमारे देश में माना नहीं जाता, कोई मान्यता उसे नहीं मिलेगी। यानी कि जब भी लॉ बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको इज्जत देनी ही पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर्स है, वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जो भी जस्टिस सिस्टम हमारा काम करता है वो जुडिशियल रिव्यू से करता है। और जुडिशियल रिव्यू की पावर दी किसने है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो जुडिशियल रिव्यू कहता क्या है, किसकी अथॉरिटी है, नाम देखो, रिव्यू। रिव्यू मतलब वो चेक करता रहता है उनको, और क्या करेगा, जुडिशियल। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि किसकी अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है कोर्ट की। क्या, कि आप चेक करो वेरियस एक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अगर आपको लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं तो आप उन एक्ट्स को वॉइड करो, और वॉइड करने के बाद आप उनके ऊपर जो चाहिए वो पेनल्टी लगा सकते हो, अगर सामने वाले ने अपने पावर्स को मिसयूज किया है तो जुडिशियल रिव्यू को बिगेस्ट चेक कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द बिगेस्ट चेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। यही पूरी लाइन भी आ सकती है, द बिगेस्ट चेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी, ये यहाँ तक जाती है। यानी कि ये क्या है, इज द पावर ऑफ हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है हमारे पास, Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट। तो किसकी पावर है ये, हाईएस्ट कोर्ट की है। ऑफ अ जुरिस्डिक्शन टू इनवैलिडेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स द एक्ट्स ऑफ अदर गवर्नमेंट एजेंसी विद इन दैट जुरिस्डिक्शन। अगर हमारे पूरे देश के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी स्टेट की बात हो तो High Court. हाई कोर्ट। स्टेट का सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट। तो ये जो कहता है ये डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसका बेस क्या है, कहाँ से लेकर आए इस डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को। जनरली हमारे जितने भी लॉज है वो हमारे ब्रिटिश लॉ के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो जुडिशियल रिव्यू जो कंटेंट है आपका वो भी हमारा खुद का नहीं है, वो हम कहीं और से चुरा कर लाए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं, वो हम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से उठाकर लाए। सो ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया था, ओरिजिनेट किया था और डेवलप किया था। सो ऑल्दो देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ये। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, इज नॉट एन अपील, ये कोई अपील नहीं है फ्रॉम अ डिसीजन, बट रिव्यू ऑफ द मैनर इन विच द डिसीजन हैज बीन टेकन। यहाँ पे आप कोई अपील नहीं करते इसके खिलाफ, लेकिन फिर भी वो एक चेकिंग करता है कि डिसीजन सही तरीके से लिया गया है या नहीं लिया गया। It is concerned not with the decision but with the decision making process। यानी कि ये किसके जुडिशियल रिव्यू में कौन कौन अथॉरिटीज होती हैं? जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है बच्चे, जिसके अंदर पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास। कौन से कोर्ट के पास, हाईएस्ट कोर्ट के पास। अथॉरिटीज नहीं होती, सारी अथॉरिटीज के ऊपर लगता है। एग्जीक्यूटिव में भी सारी अथॉरिटीज आ जाती है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब आ जाता है, पार्लियामेंट तक आ गए यहाँ पर। तो ये किससे डील करता है, ये प्रोसेस से डील करता है। प्रोसेस मतलब जितने भी आपके ऊपर रूल्स एप्लीकेबल हैं आपने उन्हें फॉलो किया या नहीं किया। किसी भी डिसीजन को लेते हुए कहीं आपने किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोहिबिट तो नहीं किया, कि आपने नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया था। यानी कि डिसीजन नहीं बदलता, ये देखता है कि तुमने काम रेगुलर तरीके से किया था या इरेगुलर तरीके से किया था। सो बेसिकली आपके ऊपर सिर्फ एक नजर बना के रखता है कि आपके काम करने का तरीका क्या है, आप लीगल तरीके से काम करते हो या इलीगल तरीके से काम करते हो। अगर कोई काम इलीगल तरीके से किया गया है तो वो काम भी आपका वॉइड है। तो यानी कि अगर प्रोसेस इलीगल हुई तो क्या होगा, आपका एक्ट वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वॉइड। वॉइड। तो यहाँ पर डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द प्रोविजंस व्हिच इज कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर व्हाट इज कंसर्न्ड नॉट विद द डिसीजन बट विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो आपको क्या लिखना है वहां पर आंसर, जुडिशियल रिव्यू, और इसे डिफाइन करना है। ठीक है, ओके मैम। कहाँ का है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारे इंडिया का है या कहीं और से चुराया है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हमने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की कॉपी की है, उन लोगों ने इसको फॉलो किया हुआ था तो हमने भी यहाँ पर फॉलो कर लिया। हालांकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया इसको, लेकिन हमने बनाया, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया क्योंकि हमें ये अच्छा लगा। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा माना जाता है क्योंकि हमने उसमें सारी पावर्स रिटर्न में लिखी हुई है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर है ना,
एक चीज लिखी हुई है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हम कैसे चेक करेंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एरर था? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे जो इस बात को हेल्प करेंगे हमें जानने में कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी वो कैसी थी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक्सीडिंग इज पावर, यानी कि जिसने डिसीजन लिया है क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन था? ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है बताओ? डिसीजन मेकिंग बॉडी। डिसीजन मेकिंग बॉडी गलत है। कि उसके पास पावर्स है या नहीं है, वो काम हाँ, कर within सकती the है या नहीं कर jurisdiction। सकती। बिल्कुल, ज्यूरिसडिक्शन होती है आपके अधिकार, कि क्या वो डिसीजन लेने का अधिकार है आपको, राइट है, राइट टू टेक डिसीजंस। अगर राइट है तो आप ज्यूरिसडिक्शन है आपके पास, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो पावर नहीं है आपके पास। तो पहले तो ये चेक करना है कि जिसने डिसीजन लिया है उसकी पावर में था भी या नहीं था। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जो पुलिस ऑफिसर्स तो आपको अरेस्ट करके आपको जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका हवलदार है वो आपको उठा के जेल में डालता है, और वो भी 36 घंटे हो गए और आपको जेल से बाहर निकाला ही नहीं। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी ने उसको अरेस्ट किया है तो वो किसने कहाँ उसको शो करेगा, वो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने शो करेगा। और अरेस्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है? आपके पुलिस इंस्पेक्टर के पास है, या उसके ऑर्डर से कोई आपको उठा कर लेकर जा सकता है, लेकिन आप खुद से नहीं कर अरेस्ट सकते। वारंट भी तो होना चाहिए मैम। अरेस्ट वारंट इसके लिए ना कई सारी चीजें होती है, कुछ केसेस में अरेस्ट वारंट चाहिए होता है और कुछ में नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ना यहाँ पे कोई लड़ाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल रखे दोनों के दोनों, अब मैं पहले अरेस्ट वारंट लेकर आऊं या उनको उठा के जेल में डालूं? पहले जेल में ही डालेंगे। वरना पता चले मर्डर हो गया। तो कई बार हाँ। क्राइम को रोकने के लिए जरूरी होता है कि बिना अरेस्ट वारंट के भी आप उसको अंदर डाल दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास? ज्यूरिसडिक्शन हो गया। दूसरा क्या है? कमिटेड इन एरर ऑफ लॉ, क्या आपने लॉ को फुलफिल किया है या लॉ की अवहेलना की है? अगर लॉ की अवहेलना की है तो आपका प्रोसेस सही नहीं है। ठीक है जी। दूसरा है कमिटेड अ ब्रीच ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? नेचुरल जस्टिस होता है आपको जो मतलब मिलना ही चाहिए राइट। एक होता है इसके अंदर राइट ऑफ बीइंग हर्ड। नेचुरल जस्टिस में दो राइट मिलते हैं आपको। पहला क्या होता है? राइट ऑफ बीइंग हर्ड, और दूसरा क्या होता है? राइट ऑफ इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन। जैसे कि मान लो ए ने मर्डर किया है, ठीक है, और बी कहता है कि मैं ए के खिलाफ केस करूंगा, और यहाँ पर एक बंदा है सी जो कि ए का भाई है, ठीक है। अब बी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सी के पास ही केस कर सकता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ए जीतेगा, बी जीतेगा? दोबारा बोलना मैम ये। ए ने एक मर्डर किया है किसी का और जिसको बी ने देख लिया करते हुए। बी कहता है कि मैं ए के खिलाफ केस करूंगा, और बी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सी के पास केस कर सकता है, और ये जो बंदा है ना सी, ये भाई है ए का। तो बी ने केस तो कर दिया सी के पास, लेकिन डिसीजन कैसा आएगा? किसके पास आएगा, किसके फेवर में आएगा? एक के अगर मैम फेवर में सी ही फेयर आएगा। हुआ तो हाँ, नहीं, सी अगर अच्छा हुआ तो भी बी के फेवर में आ सकता है। जनरली किसके अगर फेवर में फेयर आएगा? ए एक की ही फेवर में। उसका ए के भाई है। फेवर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस क्या है हम सोच सकते हैं, क्या पता उसने इंडिपेंडेंट जजमेंट लिया है या नहीं लिया है। तो तो यहाँ वो पर केस हमारे उसको जाएगा ही नहीं। ए इसको क्या कह रहे हो? तो फिर वो वहां पे जाएगा ही नहीं ना केस, अगर उनका कुछ ऑप्शन ही एक रिलेशन है है तो। उसके पास, तो ये वो चांस लेके देख रहा है कि मैं करके देख लेता हूँ, क्या पता बन जाए बात। ऑप्शन ही एक है। तो ऐसा केस होना चाहिए, बी के सामने ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए जहां पर उसके पास उस बंदे को नो जाना मैम। पड़े, उस बंदे के पास जाना पड़े जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो इसमें, यानी कि वो इंडिपेंडेंट ना हो। नो मैम। नो नेचुरली तो मैम। गलत है, हमारे मन में तो यही शंका आएगी ना, ये तो अपने भाई का ही साथ देगा, मेरा साथ क्यों देगा, मैं हूं यस कौन? मैम। तो यहाँ पर ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो नेचुरल जस्टिस क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको सुनवाई का मौका दिन मिलेगा। दूसरा क्या कहता है आपके पास? इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन, यानी कि जो आपका केस लड़ने वाला बंदा हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपका केस जो है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो गलत है।
याद है सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 248? थोड़ा बहुत नो मैम, नहीं याद? हिंट दे दो। निकिता नो मैम। क्या कैसे करोगे? वो स्ट्राइक ऑफ वाला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया। 248(1) स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी। आरओसी स्ट्राइक ऑफ यस करने से मैम। पहले आपको ओके ओके मैम, नोटिस आ गया। अब भेजेगा। तो याद आ गया मैम। वो जो नोटिस भेजेगा वो क्या है? राइट ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी बीइंग ऑफ बीइंग हर्ड। हर्ड बोलते थे जिसे हम। यस अगर वो मैम। नोटिस ना यस। भेजे यस तो मैम, सेक्शन 252 यानी कि रिस्टोरेशन आप करवा सकते हो, ये बोल के कि करवा इसने तो सकते हैं। काम किया ही नहीं। तो वो भी क्या है? एक जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। अब वो जो जुडिशियल रिव्यू हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है? डिसीजन गलत था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत थी? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत थी, क्योंकि डिसीजन तो सही था। जब आप काम कर ही नहीं रहे तो बंद करा दो ना ऐसी कंपनी को, क्यों खोल के बैठे हो? तो वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत थी अपनी, तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया वो। इसीलिए जो हमारा कोर्ट है उसने क्या दिया? रिस्टोर किया उस कंपनी को, रिस्टोरेशन का राइट उसे मिला। दूसरा क्या बोलता है अगला पॉइंट देखो, reached a decision which no reasonable tribunal would have reached। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केस आया हुआ है जिसमें ए बी के घर जाता है और जहर वाली कॉफी पी के मर जाता है। ठीक है, बस इतने ही फैक्ट्स पता चले किसी केस में। अब आपको क्या लग रहा है किसने मारा होगा ए को? बी ने, बी ने मारा होगा। क्यों लगा आपको? क्योंकि बी के घर जाके मर गया। फिर जाके मर गया और हमारे पास कोई और सबूत हमें सामने से मिला नहीं। तो रीजनेबल नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर कि बी मर्डरर है, बी हत्यारा है किसका? ए का। तो ए हमारा का। नेचुरल डिसीजन यही कहता है। लेकिन हमारा जो कोर्ट है ना वो पता नहीं कहां से किसी बंदे को उठा लाया, डी को। हो सकता है कि ए की 10 साल पहले डी से छोटे से लड़ाई हुई थी। कहता नहीं नहीं, इसका मर्डर बी थोड़ी है, इसका मर्डर तो डी होगा। याद करो 10 साल पहले ए की बी से लड़ाई हुई थी तो डी के मन में नफरत पनप रही थी, इसलिए डी ने ए की कॉफी में जहर मिलाया। अब इसका डी का तो रिलेशन कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आया, क्योंकि जब केस चला तो डी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, डी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कोई भी कॉमन मैन डी को तो गिल्टी मान ही नहीं सकता, लेकिन उस कोर्ट ने मान लिया। यानी कि वो एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचा जहां पर कोई भी रीजनेबल कोर्ट इस डिसीजन पे नहीं पहुंचता। तो ये वाला डिसीजन सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ। गलत हुआ। तो ये वाला डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी क्या हुई? फॉल्टी हुई। तो अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉल्टी है तो क्या आपके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा? यस मैम। बिल्कुल लगेगा। तो जुडिशियल रिव्यू आपके ऊपर लग गया। और क्या कहता है? abused its पावर, किसी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन को आफ्टर 6 PM आप कोर्ट वहां पर पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, और अगर बुलाते हो तो वहां पर एक फीमेल का होना जरूरी है, फीमेल कांस्टेबल या फीमेल इंस्पेक्टर का होना जरूरी है। ऐसा कोई रूल है। लेकिन एक मेल इंस्पेक्टर ने एक फीमेल को रात को 8 बजे ऑफिस में बुलाया, यानी कि वहां पर बुलाया पुलिस स्टेशन पे, और उस समय वहां पर कोई भी फीमेल कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। तो क्या वो काम करने का तरीका ठीक था? क्या वो डिसीजन ठीक था? नो मैम। नहीं था। नो मैम। क्या वहां पर जो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ठीक है? लॉ को फुलफिल किया है आपने? नहीं, बल्कि आपने नो तो अपनी मैम। पावर्स को मिसयूज किया है, एब्यूज किया है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठाया है। फॉर एग्जाम्पल निकिता नहीं, महक ने अभी एग्जाम्स दिए बीकॉम के। ठीक है, बीकॉम का ना इसका रिजल्ट रोक लिया यूनिवर्सिटी वालों ने। जब महक यूनिवर्सिटी गई तो यूनिवर्सिटी वाला कहता है कि मुझे 10,000 रुपए दो वरना मैं तुम्हारा रिजल्ट शो नहीं करूंगा। जब तक मुझे 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे मैं तुम्हारा रिजल्ट शो नहीं करूंगा। तो वो जो बंदा है जिसने महक को ये बात बोली कि जब तक 10,000 नहीं दोगे रिजल्ट नहीं आएगा तेरा, तो वो वाला बंदे ने अपना काम सही किया या अपनी पावर को अब्यूज किया? अपनी पावर को अब्यूज किया। क्योंकि वो गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करे। तो जब ऐसा कुछ काम होता है तो वहां पर उस प्रोसेस को गिल्टी माना जाता है, गलत माना जाता है। और अगर वो प्रोसेस गलत है तो फिर ठीक है, आपके ऊपर केस होगा ही, कर सकते हैं। बिल्कुल होगा।
ठीक है, तो यही सब बातें इस जुडिशियल रिव्यू के अंदर लिखी हुई है कि जो भी आप काम करते हो वो प्रोसेस उसका बिल्कुल लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस सही नहीं है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत हो चुका है, तो आपका पूरा का पूरा काम गलत हो चुका है। यहाँ लास्ट लाइन देखो इसके अंदर, द कोर्ट इंटरफियर्स व्हेन द अनकंट्रोल्ड एंड अनगाइडेड डिस्क्रिएशन इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव और द एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। यानी कि कोर्ट कब अपनी टांग घुसाएगा बीच में, कोर्ट कब जुडिशियल रिव्यू करेगा, जहां पर आपका जो काम है वो अनकंट्रोल्ड है, गलत तरीके से किया गया है, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, अनगाइडेड है, कोई भी गाइडेंस नहीं थी आपके पास, बिल्कुल मतलब जो दिल में आया वो कर रहे हो आप, किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, ना कोई नेचुरल जस्टिस फॉलो कर रहे हो, ना अपनी डिस्क्रिएशन चेक कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, तो वहां पर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। किसके इंटरफेयर करेगा? कोर्ट इंटरफेयर करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन टीम को, और द रिपोजिटरी ऑफ द पावर अब्यूजेस इट्स डायरेक्शन, और उन लोगों को अफेक्ट करेगा जिन लोगों ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। उनकी पावर्स उनसे छीनी भी जा सकती हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ काम किया जा सकता है, उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो इस पॉइंट को जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये साथ साथ पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा चैप्टर, अदरवाइज एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि चैप्टर की खिचड़ी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा धीरे करेंगे कंपैरेटिवली और चैप्टर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे क्या है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो 2 स्टेजेस में फुलफिल किया जाएगा। 2 स्टेजेस मतलब जुडिशियल रिव्यू को करने के लिए हम 2 स्टेप्स उठाएंगे। पहला क्या है, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिएशन। डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को दूसरे को देना, यानी कि अपने काम खुद ना करके किसी दूसरे को उसका पावर ट्रांसफर करना। तो पहला हम कब चेक करेंगे जुडिशियल रिव्यू कि क्या आपने अपनी डिस्क्रिएशन पावर को डेलीगेट किया है या नहीं किया। एंड सेकंड फंक्शन क्या है, एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिएशन। और दूसरा हम चेक करेंगे कि जिसके पास वो डिस्क्रिएशनरी पावर थी उसने उस पावर को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। अच्छा, जनरली ये बताओ, पावर डेलीगेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। जनरली आपकी जो पावर है वो डेलीगेट नहीं होगी, बट कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जहां पर डेलीगेशन ऑफ पावर इज नेसेसरी, जैसे कि वो लेजिस्लेशन ने अपना रूल्स बनाने की पावर, नोटिफिकेशन बनाने की पावर दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि अगर ये वाली पावर भी पार्लियामेंट खुद रखेगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आने में सालों साल लगाएगा, और जिस नोटिफिकेशन की जल्दी जरूरत होगी वो फिर नोटिफिकेशन बहुत डिलेड आएगा, तो हमारा जस्टिस सिस्टम बिगड़ जाएगा, लीगल सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। तो अगर नीड है तो डेलीगेट की भी जा सकती है, यानी कि 100% प्रोहिबिशन नहीं है, डेलीगेशन हो सकता है, बट विद ड्यू केयर होगा आपका डेलीगेशंस जो होगा। तो डेलीगेशंस करते हुए ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन बातों का? कि अगर हम कोई पावर डेलीगेट कर रहे हैं तो हम ऐसी पावर डेलीगेट कर रहे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मना ना किया हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान नहीं है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ये पावर एक सिविल कोर्ट को या फिर एक फर्स्ट लेवल कोर्ट को दे सकता है? नो मैम, क्योंकि सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि डेलीगेशन किस पावर का हो सकता है और किस पावर का नहीं। यानी कि अगर किसी ने ऐसी पावर डेलीगेट कर दी जो डेलीगेट नहीं की जानी थी, तो जुडिशियल रिव्यू लगेगा। किस बंदे पे लगेगा? उस बंदे पे लगेगा जिसने अपनी पावर को डेलीगेट किया है। किया है। ठीक है, यस मैम। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। Any law can be challenged on the ground that it is violative of the constitution, and therefore laws conferring administrative discretion can thus also be challenged under the constitution. क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसे बड़े आराम से चैलेंज किया जा सकता है, और अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिएशनरी पावर है तो वो भी चैलेंज होगी। यानी कि आपका एक्ट क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को हम वैसे भी नहीं मानते। तो बोलता है कि अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का केस हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैव बीन सेटिस्फाइड विद वेग और ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी
but usually it hasn't been so in cases where administrative discretion have been conferred in matters relating to the fundamental rights. यानी कि अगर आप डेलीगेशन कर रहे हो फंडामेंटल राइट्स के केसेस में तो वो आप डेलीगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेलीगेशन करने वाली चीज है ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स आपके मेन राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और उसकी पावर डेलीगेट करने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो जनरली अगर कोई डेलीगेटेड पावर है तो हम चेक करेंगे कि वो डेलीगेशन कैसे हुआ है। हम मान लेंगे आपके स्टेटमेंट्स को, लेकिन उन केसेस में नहीं मानेंगे जहां पर वो डेलीगेशंस डील करेगा आपके फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स के केसेस में पावर डेलीगेट नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है जी, आगे देखो। द कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिएशनल पावर, यानी कि कोर्ट का कंप्लीट कंट्रोल है, वो चेक करेगा कि डेलीगेशन किस किस के पास हो रही है to the administration by adjudicating upon the constitutionality of the law with such powers are delegated with reference to the fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग में कौन सी पावर दी जा सकती है और कौन सी पावर नहीं दी जा सकती, सबके ऊपर ये चेकिंग बनाकर रखेगा। Therefore, if law confers vague and wide discretionary power on any administrative authority, it may be declared ultra virus। यानी कि अगर आपने किसी लॉ को वेग साबित कर दिया, यानी कि किसी लॉ के खिलाफ जाकर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को डेलीगेट किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। अल्ट्रा वायरस होता है बियॉन्ड द लॉ। आपने कोई काम कैसे किया? लॉ के खिलाफ जाकर काम किया, लॉ के बाहर काम किया, और वो काम कैसा होता है आपका? वॉइड। उस काम हुआ भी है, और अल्ट्रा वायरस काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब भी हम ये डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ेंगे, हम डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हमारे पास दो आर्टिकल्स है जिसको हम पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 14। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिएशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किन किन पावर को डिस्क्रिएट करने की बात करता है और कहाँ कहाँ करता है। So certain situations statute does not give discretionary power to the administration authority, यानी कि कुछ कुछ जगह पर discretionary power administration authority को नहीं दी जाती, not allowed, no delegation। ठीक है, and may still give discretionary power to frame rules। और क्या क्या पावर दी जा सकती है? सिर्फ रूल्स बनाने की पावर दी जा सकती है, रेगुलेशंस बनाने की पावर दी जा सकती है, affecting the rights of citizen। The court can control bestowing of such discretion on the grounds of excessive delegations। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी डेलीगेशंस होगा कोर्ट उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं कि आप सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो, इतने काम से ज्यादा काम करना पावर आपके पास नहीं है। देखा होगा आपने हर जगह लिमिट लगा रखी है, अप टू इतने का है तो यहाँ जाओ, उसके बाद इतने का है तो यहाँ जाओ, यानी कि एक लिमिट तक ही आप अपनी डेलीगेटेड पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, अननेसेसरी यूज उसका नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक आप घर से पढ़ के आओगे, एक एक लाइन पढ़ के आना है इसको। ओके मैम। ठीक है मैम। और जो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना, पहले तुमसे पूछूंगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल इस चैप्टर में। ठीक है ओके मैम। मैम सेटिंग अप की क्लास नहीं है?